नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनको MCQ के फॉर्मेट में देख रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही थी, 11 पार्ट्स इस पुस्तक के हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 12वीं वीडियो यहाँ पे देखेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। चंद वंश के राजाओं को देख रहे थे, आज सभी राजाओं को कंप्लीट यहाँ पे कर देंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सा चंद शासक गढ़वाल से नंदा देवी की प्रतिमा अपने साथ कुमाऊं लेकर आया था? देखिए, दो चंद राजा थे जो गढ़वाल से मां नंदा देवी की प्रतिमा को कुमाऊं में लेकर आए थे। एक चंद राजा का नाम है बाज बहादुर चंद और दूसरे चंद राजा का नाम है ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक है, जो बाज बहादुर चंद था यह नॉर्मल प्रतिमा लेकर आया था, लेकिन जो ज्ञानचंद द्वितीय था यह स्वर्ण प्रतिमा लेकर आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानचंद द्वितीय। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ज्ञानचंद द्वितीय की अगर हम बात करते हैं, ज्ञानचंद द्वितीय गद्दी पर बैठता है 1698 में। गद्दी पर बैठ के साथ ही यह बधानगढ़ के ऊपर आक्रमण करता है, गढ़वाल के ऊपर हमला करता है, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति ये कुमाऊं में लेकर आता है। ठीक है, और अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में इसे स्थापित करवाता है। ठीक है, अगला है 1703 में दुधौली का युद्ध निम्न में से किन राजवंशों के मध्य में लड़ा गया था? देखिए, दुधौली का जो युद्ध हुआ, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, ये किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ 1703 में। यह किस किस के मध्य में लड़ा गया? ये लड़ा गया था चंद और पवारों के मध्य में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगर राजा का नाम पूछ लेगा तो इधर से कौन था? चंद राजवंश की ओर से ज्ञानचंद सेकंड था और दूसरी तरफ से कौन था? फतेहपति शाह। इन दोनों के मध्य में होता है दुधौली का युद्ध। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि अलकनंदा नदी तक का क्षेत्र जो चंद राजा था इसने जीत लिया था। ठीक है, अगला, निम्न में से किस चंद राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं का स्वर्णकाल ये कहते हैं जगत चंद के काल को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जगत चंद ज्ञानचंद सेकंड का ही पुत्र था। इसका शासनकाल 1708 से लेकर 1720 के काल को माना जाता है। इसके शासनकाल को चंदों का उत्कर्ष काल कहते हैं, यानी चंद वंश अपने चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा? जगत चंद के काल में। इसी के काल में जो तराई भाबर का इलाका है, जहां से यह माना जाता है कि 9 लाख की आमदनी प्रति वर्ष वहां से होती थी, एग्जैक्ट वो आमदनी इसके काल में होती थी। 9 लखिया परगना उसको कहते थे। क्वेश्चन बनता है किसके काल में तराई क्षेत्र से 9 लाख की आमदनी होती थी? इसी के काल में होती थी। यानी चंद वंश का जो समृद्धि का जो टॉप पीरियड था वो जगत चंद के काल को ही माना जाता है। ठीक है, जगत चंद को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है, 1000 गाय को दान देने वाला, 1000 गाय इसने दान करी थी, यह भी पूछा जाता है। किसने? जगत चंद ने। किस चंद राजा ने पवारों की राजधानी श्रीनगर को जीता था? देखिए, पवार वंश की जो राजधानी थी श्रीनगर, इसको जीतने का काम भी जगत चंद ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जगत चंद भी राजा बनते ही गढ़वाल के ऊपर आक्रमण करता है। फतेहपति शाह को कहा जाता है इसने हरा दिया था और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। बाद में इसने श्रीनगर किसी ब्राह्मण को दान में दिया और फिर उस ब्राह्मण से वापस किसने प्राप्त कर लिया? फतेहपति शाह ने। तो कहा जाता है गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को किसने जीत लिया था? जगत चंद ने जीता था। इसके एक जासूस का नाम आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा, वीणेश्वर जोशी किसका जासूस था? तो वीणेश्वर जोशी इसका नाम था, जगत चंद का जासूस था। इसी की मदद से इसने फतेहपति शाह को हराया था और श्रीनगर को जीता था। ठीक है, अगला, जुए पर कर लगाने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो जुए के ऊपर टैक्स लगाया था, जुआरियों पर इसने टैक्स लगाया था, इसका नाम था जगत चंद। जगत चंद ने ही जुआ खेलने पर जुआरियों पर टैक्स लगाया था। ठीक है,
ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जगत चंद की मृत्यु किससे होती है, किस बीमारी से होती है, तो चेचक बीमारी से मरने वाला ये चंद राजा था। ठीक है, तो इसके जासूस का नाम बेणेश्वर जोशी आपने याद करना है। श्रीनगर को इसने जीता था, आपने याद करना है। 1000 गाय इसने दान में दी थी, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसने जुए पर भी कर लगाया था। चंद वंश का स्वर्णकाल इसी के काल को कहते हैं। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस चंद शासक को कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जगत चंद का ही बेटा था देवी चंद। जगत चंद के बाद ये गद्दी पर आता है। यह 1720 से लेकर 1726 तक यहाँ पे शासन करता है। ठीक है, जो ये देवी चंद था, इसके कई सारे फैसले ऐसे थे जिस वजह से इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। जैसे इसने एक फैसला लिया था कि जो हवाला बाग था, अल्मोड़ा का इलाका था, वहां पर जितने भी चीड़ के पेड़ थे उनको ठंड ना लगे, इसलिए इसने सभी पेड़ों को कपड़ों से ढक दिया था। किसने वो काम किया? देवी चंद ने। इसके अलावा इसका भी सपना था कि अपने पिता की तरह ये भी श्रीनगर को जीते, यानी गढ़वाल की राजधानी, लेकिन ये जीत नहीं पाया। तो अपने ही राज्य के अंदर एक पहाड़ी का नाम इसने श्रीनगर रख दिया और फिर उस पहाड़ी पर कब्जा करके जश्न मनाया। ये काम भी इसने किया था। इसके अलावा इसी ने एक अफगान को, जिसका नाम था दाऊद खान, उसको अपनी सेना का सेनापति बनाया था। ये सारे विचित्र फैसले लिए थे देवी चंद ने। इस वजह से इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। ठीक है, देवी चंद जो था यह लगातार अपने चाटुकारों से घिरा होता था, जो इसको अलग अलग सलाह देते रहते थे कि अगर ये इतना दान करेगा, वैसा दान करेगा तो विक्रमादित्य यह बन सकता है। तो विक्रमादित्य बनने की चाह में इसने सारा खजाना लुटा दिया था। तो कुमाऊं का विक्रमादित्य कटाक्ष में इसे कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। इसके अलावा इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एटकिंसन और जो रुद्रदत्त पंत हैं उन्होंने इसे तुगलक कहा है और बद्रीदत्त पांडे ने इसे विक्रमादित्य कहा कि इसने विक्रमादित्य बनने की चाह में सारा खजाना लुटा दिया था। ठीक है, अगला, किसके काल से चंदवंश का अवनति काल शुरू माना जाता है? चंदवंश अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था जगत चंद के काल में। ठीक है, वहीं से चंदवंश की फिर ढलान शुरू होती है जब उसके बाद उसका बेटा देवी चंद राजा बनता है। तो चंदवंश का अवनति काल देवी चंद के काल से ही शुरू होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं में रोहिल्ला आक्रमण की शुरुआत भी इसी के काल में हो जाती है। इसी ने अफगान को, जो दाऊद खान था, उसको अपना सेनापति बनाया था, जिसने देवी चंद को तैयार किया कि मुगलों के साथ लड़ाई करते हैं, और जब लड़ाई का समय आया वो मुगलों की ही सेना में जाकर चला गया। तो कई सारे फैसले इसके खराब थे, कई सारे इसने विचित्र निर्णय लिए, जिस वजह से चंदवंश का अवनति काल इसके काल में शुरू हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसकी हत्या किसने कर दी थी? देवी चंद की हत्या षड्यंत्र के माध्यम से माणिक मल गैड़ा और पूरण मन गैड़ा, इन दोनों ने कर दी थी। ठीक है, किसके समय में गैड़ा गर्दी चरम पर थी? देखिए, गैड़ा जो थे इन्होंने देवी चंद की हत्या कर दी थी। देवी चंद के बाद राजा बनता है अजीत चंद। ठीक है, अजीत चंद जो था यह उन्हीं दो गैड़ों के, जो माणिक चंद गैड़ा था और पूरनमल गैड़ा, माणिक चंद गैड़ा का ही पुत्र था पूरनमल गैड़ा। ये दोनों जो बाप बेटे थे, इन्हीं के कंट्रोल में था अजीत चंद, और इन्हीं के काल में इन दोनों गैड़ों की पूरी जो ताकत थी वो चलती थी, और इन्हीं के काल में, अजीत चंद के ही काल में, गैड़ा गर्दी अपने चरम पे थी, क्योंकि ये उन्हीं के हाथ की कठपुतली था। बाद में अजीत चंद की भी हत्या इन दोनों के द्वारा कर दी जाती है। अजीत चंद का जो शासन काल है 1726 से लेकर 1729 का टाइम पीरियड, इस काल को कुमाऊं में गैड़ा गर्दी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा किसके काल में ये चरम पे थी? आप कहेंगे पूरनमल गैड़ा और माणिकमल गैड़ा। ठीक है, इन दोनों गैड़ा का अंत कैसे होता है? इन दोनों का अंत कल्याण चंद के द्वारा होता है, जो कल्याण चंद पंचम था। कुछ जगहों पे इसे चतुर्थ भी लिखा गया है। कल्याण चंद पंचम जो था, डोटी में ये उस समय रहता था। कहा जाता है कि डोटी में मजदूरी का काम ये करता था। डोटी से ला करके इसे यहाँ पे जो मेहरा और फरतेयाल धड़े थे, उन्होंने यहाँ का राजा बनाया। इसीलिए कल्याण चंद को डोटी कल्याण चंद के नाम से भी जानते। ये अंतिम कल्याण चंद था। इससे पहले भी एक कल्याण चंद आया था, वो बालो कल्याण चंद बना बाद में, लेकिन ये अंतिम कल्याण चंद माना जाता है, जो डोटी में रहता था, वहां से लाकर इसे राजा बनाया गया। ठीक है, द्योत चंद का ही यह
पुत्र था, डोटी में निवास करता था। ठीक है। पहली बार 1743-44 में कुमाऊं पर हुए आक्रमण के संदर्भ में गढ़वाल एवं कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से निम्न में से किसके विरुद्ध लड़ी थी? गढ़वाल और कुमाऊं की सेना लगातार आपस में लड़ती रहती थी। पहली बार ये एक साथ लड़ी 1743-44 में जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ। यह आक्रमण रोहिल्लाओं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कुमाऊं के अंदर कल्याण चंद राजा बना। कल्याण चंद जैसे ही राजा बना वो डोटी में मजदूरी करता था। उसने आते ही जो पूर्णमल गैणा और माणिकमल गैणा थे उनको मरवा दिया। उसको लगता था कि कोई चंदों का वंशज उसकी गद्दी छीन न ले, तो उसने चंदों के सभी वंशजों को मारने का भी आदेश दे दिया, आंखें निकलवाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है 7 घड़े उसके भर गए थे लोगों की आंखों से। हालांकि अंतिम समय में इसकी भी आंखें फूट गई थी, ये भी माना जाता है। ठीक है। तो पूरी तरह से अराजकता इसके काल में फैली हुई थी। 1729 में यह शासक बनता है। यहाँ पे 1743-44 के आसपास इसी अराजकता का लाभ रोहिल्लाओं के द्वारा उठाया जाता है और जो अली मोहम्मद खान था उसके नेतृत्व में कुमाऊं पर रोहिल्ला हमला होता है। इस दौरान कुमाऊं की सेना को पराजित कर लिया जाता है। कुमाऊं में रोहिल्लाओं का अधिकार हो जाता है। काफी लूटपाट वे यहाँ पे करते हैं। अंततः गढ़वाल की सेना भी आती है, दोनों संयुक्त रूप से लड़ते हैं, फिर भी पराजित हो जाते हैं। अंत में संधि करनी पड़ती है। प्रदीप शाह जो उस समय गढ़वाल के राजा थे, उनको रोहिल्लाओं को अपने खजाने से लगभग 3 लाख रुपए वो देते हैं, तब जाकर वे कुमाऊं को खाली करते हैं। ठीक है। हालांकि पूर्ण रूप से खाली नहीं करते हैं, कुमाऊं के नजदीक ही एक चौकी का निर्माण अपने लिए कर लेते हैं। ठीक है। बाद में रोहिल्लाओं को 1745 में कुमाऊं से पूरी तरह खदेड़ने का काम किसने किया था? ये किया था शिवदव जोशी ने, जो शिवदेव जोशी थे उन्होंने। शिवदेव जोशी को शिवदत्त जोशी भी लिखा गया कुछ जगहों पर, दोनों एक ही काम है। ठीक है। जो बाराखेड़ी नामक जगह है वहां पर इन्होंने अपनी एक छावनी बना ली थी रोहिल्लाओं ने। यहां से इनको पूरी तरीके से खदेड़ने का काम शिवदेव जोशी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा, बाराखेड़ी का युद्ध कब हुआ? 1745 में। किस चंद शासक ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था? तो मुगल शासक उस समय जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। उसको भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से लोन लेने का काम ये कल्याण चंद ने ही किया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसी कल्याण चंद को डोटी कल्याण चंद के नाम से भी जाना जाता है और कल्याण चंद पंचम भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसी के काल में 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था, उसको भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है। जो ये कल्याण चंद था इसने 1729 से 1747 तक शासन किया था। अगला, शिवदेव जोशी को किस चंद शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? जो शिवदेव जोशी थे इनको कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है। शिवदेव जोशी जो थे ये कल्याण चंद के साथ थे, कल्याण चंद के ही काल में महत्वपूर्ण पदों पर थे। कल्याण चंद का ही पुत्र हुआ जिसका नाम था दीपचंद। ठीक है। दीपचंद का संरक्षक नियुक्त किया गया था शिवदेव जोशी को कल्याण चंद के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो शिवदेव जोशी हैं इनको कुमाऊं का बैरम खान कहते हैं, कुमाऊं का शिवाजी भी इनको कहा जाता है। ठीक है। दीपचंद के ये संरक्षक थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय चंद शासक कौन था? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, उस समय चंद शासक था दीपचंद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दीपचंद ने इस युद्ध के दौरान कुमाऊं से सेना को वहां पे भेजा था। किसके नेतृत्व में भेजा, ये सवाल पेपर में बना हुआ है। इन्होंने यह सेना हरिराम और बीरबल नेगी के नेतृत्व में सेना को भेजा था पानीपत के युद्ध में। कुमाऊं की एक टुकड़ी भी गई थी इन्हीं के नेतृत्व में। इनके नाम पेपर में पूछे गए थे। ठीक है। लगभग 4000 कुमाऊनी सैनिकों को इन्होंने भेजा था। फर्त्यालों का गदर नामक घटना किस चंद शासक के काल में हुई थी? देखिए, फर्त्यालों का जो गदर होता है यह दीपचंद के काल में ही हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। शिवदेव जोशी का ही चचेरा भाई था हरिराम जोशी। हरिराम जोशी को काशीपुर का प्रतिनिधि एक तौर से बनाया गया था, लेकिन वो किसका पद लेना चाहता था? वो शिवदेव जोशी का ही पद लेना चाहता था, यानी उसी का स्थान लेना चाहता था, प्रधानमंत्री बनना चाहता था। हरिराम जोशी जो था, ये जोशी लोग जो थे ये मेहरा धड़े से आते थे। ठीक है। उसी दौरान चोर गलिया नामक जो जगह है वहां पर जो सरदार था वहां का अमर सिंह रौतेला, ये आते थे फर्त्याल धरे से। अमर सिंह रौतेला ने वहां पर विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह को शिवदेव जोशी ने दबा दिया।
लेकिन ये जो अमर सिंह रौतेला था जिसने विद्रोह किया था, उसका समर्थन करने लगा कौन? हरिराम जोशी। और उसके बाद इन्होंने काफी यहां पर विरोध किया, काफी ज्यादा विद्रोह किया, जिस घटना को फरतियालों का गदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाद में ये दोनों मिलकर, हरिराम जोशी और जो अमर सिंह रौतेला थे, दोनों मिलकर के गढ़वाल भी जाते हैं, प्रदीप शाह को उकसाते हैं कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। प्रदीप शाह आक्रमण भी करते हैं और एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जो पेपर में पूछा गया था, तामाडौंड का युद्ध। क्वेश्चन बन जाएगा, तामाडौंड का युद्ध किसके उकसावे पर किया था प्रदीप शाह ने? इन्हीं दोनों के उकसावे पर, हरिराम जोशी और अमर सिंह रौतेला। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य तामाडौंड का युद्ध कब हुआ? यह युद्ध 1755 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बेसिकली जब दोनों ने मिलकर के यहां पर विद्रोह किया, यानी फरतियालों का गदर हुआ, तो इन दोनों को शिवदेव जोशी ने पराजित कर दिया। ये दोनों के दोनों गढ़वाल में शरण लेते हैं। फिर दोनों के उकसावे में प्रदीप शाह कुमाऊं पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। 1754 में वे वहां से सेना लेकर चलते हैं और 1755 में शिवदेव जोशी जो कुमाऊनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और गढ़वाली सेना जिसका नेतृत्व नरपति गुलेरिया कर रहे थे, इनके मध्य में युद्ध होता है। ठीक है, तो तामाडौंड का युद्ध कब हुआ? 1755। पेपर में पूछा गया था किस किस के बीच हुआ, अगली बार हो सकता है कब हुआ ऐसा पूछ ले। किस चंद राजा को फ्रांसिस हैमिल्टन ने गूंगा शासक कहा है? देखिए, गूंगा शासक ये कहा जाता है दीपचंद को। दीपचंद के काल में जब तक शिवदेव जोशी रहा तब तक उसकी ज्यादा चलती रही। दीपचंद की पत्नी का नाम था श्रृंगार मंजरी। शिवदेव जोशी की मृत्यु हो जाती है 1764 में। शिवदेव जोशी के बाद श्रृंगार मंजरी की ज्यादा चलने लगती है और 1777 आते आते जो मोहन सिंह गुसाई था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, दीपचंद को ही कैद कर लेता है। तो दीपचंद कुछ कर नहीं पाया अपने लिए या अपनी कुछ चला नहीं पाया, जिस वजह से इसे कुमाऊं का गूंगा शासक कहते हैं। किसने कहा था? फ्रांसिस हैमिल्टन ने कहा था। ठीक है, शिवदेव जोशी की जब मृत्यु होती है 1764 में, उसी के बाद पूरे कुमाऊं में दोबारा से अराजकता फैल जाती है। ठीक है, जो श्रृंगार मंजरी थी उसके अच्छे संबंध थे मोहन सिंह गुसाई के साथ, उसको वो सेनापति नियुक्त कर देती है। धीरे धीरे वो शक्तिशाली होने लगता है और 1777 में मोहन गुसाई दीपचंद को सिराकोट के किले में कैद कर लेता है। वहीं पर उसके पुत्रों को भी कैद कर लेता है। उसी किले में, कुख्यात कारागार के रूप में फेमस था सिराकोट का किला चंदकाल में, उसी किले में दीपचंद की मृत्यु होती है और वही मोहन गुसाई मोहन चंद के नाम से राजा बन जाता है। ठीक है, अगला, 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र चंद राजा कौन था? 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला चंद राजा ये था मोहन चंद। पहले ये 1777 में राजा बना, लेकिन 1779 में बगवाली पोखर के युद्ध में ललित शाह इसको हरा देता है और ये यहां से हट जाता है। बाद में ये सेना लेकर आता है और दोबारा से 1786 में कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। तो 2 बार चंद राजा बनने वाला एकमात्र राजा कौन था? वो मोहन चंद था। ठीक है, मोहनचंद और ललित शाह के मध्य इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? मोहनचंद और ललित शाह के मध्य में 1779 में एक लड़ाई होती है जिसे बगवाली पोखर का युद्ध कहा जाता है। बेसिकली जैसे ही 1777 में इसने दीपचंद को बंदी बनाया और खुद राजा बना, पूरी तरह से अराजकता और ज्यादा फैल गई। जो हर्षदेव जोशी था ये गढ़वाल में जाता है और ललित शाह उस समय पंवार राजा थे। ललित शाह को यह परामर्श देता है कि आप कुमाऊं को जीतिए, हम आपका सहयोग करेंगे और जीतने के बाद अपने छोटे पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा बनाएं। ललित शाह को यह प्रस्ताव अच्छा लगता है, वे आक्रमण करते हैं। बगवाली पोखर के युद्ध में जो कि 1779 में हुआ, मोहनचंद को हरा देते हैं और प्रद्युमन शाह को दीपचंद का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र बनाकर प्रद्युमन चंद के नाम से राजा बना देते हैं। ठीक है, ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को किसका दत्तक पुत्र बनाकर गद्दी पर बैठाया था? तो दत्तक पुत्र बनाया था उन्होंने दीपचंद का, कि दीपचंद के गोद लिए हुए पुत्र हैं और प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठे। 1779 से या 1780 से लगभग इनका काल शुरू होता है। 1786 तक ये कुमाऊं में प्रद्युमन चंद के नाम से शासन करते हैं। 1786 के बाद ये वापस गढ़वाल में आ जाते हैं और प्रद्युमन शाह के नाम से फिर गढ़वाल में शासन करते हैं। किस चंद राजा को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? देखिए, मिट्टी का महादेव ये कहा जाता है शिवचंद को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे ही प्रद्युमन चंद 1786 में कुमाऊं से वापस गढ़वाल में जाते हैं तो मोहनचंद वापस सेना लेकर आता है और हर्षदेव जोशी जो उनका यहां पर प्रतिनिधि था उसको भगा देता है।
हर्षदेव जोशी भी फिर सेना लेकर आता है कुछ साल के बाद और 1788 में शिवचंद को कुमाऊं का राजा बना देता है, मोहनचंद की हत्या कर देता है और खुद शिवचंद का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये केवल नाम का राजा था, वास्तविक सत्ता किसके पास थी? हर्षदेव जोशी के पास थी। जो शिवचंद था बेसिकली चंदों का ही कोई वंशज था, इसको राजा बना देता है लेकिन केवल नाम का, इसीलिए इसे मिट्टी का महादेव कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है, मिट्टी का महादेव किसको कहते हैं? शिवचंद को कहते हैं। किसने बनाया था इसे राजा? हर्षदेव जोशी ने बनाया था। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं, कुमाऊं का किंग मेकर भी कहते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण भी कहा है। ठीक है, क्योंकि गोरखाओं को भी उत्तराखंड में लाने का जो काम किया था वो हर्षदेव जोशी ने किया था। चंद वंश का अंतिम राजा निम्न में से कौन था? चंद वंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद। जब शिवचंद गद्दी पर बैठ जाता है तो उसका जो प्रधानमंत्री था हर्षदेव जोशी, वो यहाँ पे शासन शुरू करता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद मोहनचंद का जो भाई था लाल सिंह गुसाई, ये यहाँ पे सेना लेकर आता है, हर्षदेव जोशी को पराजित कर देता है। जो शिवचंद था वो कहीं चला जाता है, दोबारा उसका कुछ पता चलता नहीं है। लाल सिंह गुसाई मोहनचंद के बेटे महेंद्र चंद को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देता है। महेंद्र चंद के राजा बनने के बाद हर्षदेव जोशी वापस गढ़वाल जाता है, प्रद्युमन शाह को मनाने का प्रयास करता है कि आप दोबारा से आइए। प्रद्युमन शाह इनकार कर देता है और फिर वो जाता है नेपाल की तरफ, नेपाल को पत्र लिखता है और पूरा सहयोग करने की बात कहता है। जिसके बाद फिर 1790 में गोरखाओं का आक्रमण कुमाऊं में होता है। क्वेश्चन बना था, गोरखाओं को कुमाऊं पर हमले का निमंत्रण किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था। गोरखे आते हैं, महेंद्र चंद को हवाला बाग के युद्ध में पराजित कर देते हैं और चंद वंश अल्मोड़ा से यहां से समाप्त हो जाता है। कुमाऊं में गोरखाओं का शासन हो जाता है। ये था चंद वंश, जिसमें हमने इनके राजाओं के बारे में देखा। महेंद्र चंद जो था ये अंतिम चंद राजा था। किस युद्ध में पराजित हुआ? हवाला बाग का एक छोटा सा युद्ध होता है 1790 में, उसमें यह पराजित हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। यहीं से आगे जो आपके और सवाल हैं महेंद्र चंद को लेकर के, इसके युद्ध को लेकर के और फिर गोरखा आगमन को लेकर के कुमाऊं में, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। नॉर्मल जो दूसरी आपकी किताबें हैं उसमें गोरखाओं का आक्रमण एक साथ दिया गया है, जहां पर गढ़वाल और कुमाऊं के में जो उन्होंने किया वो एक साथ है। धामी जी की पुस्तक में अलग अलग सेगमेंट में आपको दिया है। अभी हम कुमाऊं में गोरखाओं के आने की बात करेंगे, फिर पमार वंश को देखेंगे, फिर गढ़वाल में गोरखा शासन को देखेंगे। इससे आपको दोनों को अलग अलग करके पढ़ने में और चीज़ें क्लियर होंगी और नए फैक्ट आपको पता चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।